नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक चैनल पर इस पर स्वागत है आपका। चलिए आज हम संख्या पद्धति जो पहला टॉपिक है मैथ का, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक जो है, जो अभ्यर्थी, जो मेरे भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कारगर होगा। अधिकतर इस वीडियो को वो लोग ज़्यादा देखें जिन्हें बिल्कुल भी गणित नहीं आता है, ठीक है, जीरो लेवल से चल रहे हैं, और हम जल्दी से जल्दी हम सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे। अधिकतर हम वो टॉपिक ज़्यादा क्लियर करेंगे जो ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। चलिए, पहला है अंक। अंक किसे कहते हैं, ठीक है। अंक साधारण सी बात है, अंक हमेशा एक ही होता है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 9 तक ये आपके अंक हो जाएंगे, और 9 से ऊपर जो 10, 11, 12 ये चलेगा, ये आपकी संख्याएं चलेंगी। तो हमें अंकों की जानकारी हमें हो गई, अंक क्या होते हैं। अंक में एक विशेष रूप से ये आपको याद रखना होगा कि जीरो भी एक अंक है। जीरो भी एक अंक है। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनता है कि जीरो क्या है, ठीक है। तो अगला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जिसमें जीरो ना हो, ठीक है, जीरो ना हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक हो सकती है। जहां तक हम लिख सकें वहां तक ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक ऐसी संख्याएं हैं ये बनती हुई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्याओं की बात आती है तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो भी शामिल होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक होती हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं में और अंकों में अंतर इतना है कि ये संख्याएं जो है अनंत तक होती हैं, और ये संख्याएं मात्र अंक हैं, ये केवल 9 तक ही होते हैं, ठीक है। सम संख्याएं। अब तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट आया आपका, चौथा पॉइंट, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सके, यानी 2 का भाग पूर्ण रूप से उसमें चला जाए, सम हो जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 3 है, ठीक है, 3 के बाद आपका आ जाता है 5 है, 5 के बाद 7 आ जाता है, 7 के बाद 9 भी आ जाता है, 9 के बाद 11 भी आता है, ठीक है। हाँ, एक भी संख्या विषम है, इसका ध्यान रखें, एक भी एक ऐसी संख्या है जो विषम है, ठीक है। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम भी है संयुक्त संख्या, या इसे यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें पूछ लेता है कभी कभी, देखिए कभी कभी ये हिंदी में भी पूछता है, हिंदी का सेशन होता है कि भाज्य संख्या का समानार्थी क्या होगा, तो संयुक्त संख्या होगा। या भाज्य का पूछ रहे, यौगिक का पर्यायवाची क्या होगा, तो संयुक्त होगा, ठीक है, भाज्य होगा। इसका भी ये ध्यान रखें, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही बात होती है। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं का हमें विशेष रूप से हमें इस पर चर्चा हमें मालूम होनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो जिनमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है, या ऐसी संख्याएं ऐसे भी कहते हैं 2 का भाग चला जाए, 2 के साथ अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए। ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटें और अन्य संख्याओं से भी कटें, ठीक है, स्वयं से भी कटें और अन्य संख्याओं से भी कटें, ठीक है। तो विशेष रूप से इसी बात को आपको याद रखना है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और अन्य दूसरी संख्या से भी कटें। जैसे 4 के बाद आपका 6 हो गया, 6 देखो 2 से भी कटता है, 3 से भी कट जाएगा,
ठीक है, 8 हो गया, ये अन्य से भी कट जाएगा, 9 भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि सर आपने 9 क्यों बताते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, ठीक है। तब 2 संख्याओं से, तो देखो 9 में जो है 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, और 9 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, तो वो संख्या जो है कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपका 10 भी है और 12 भी है, ऐसी संख्या, ठीक है। 15 भी हो जाएगा, 15 भी है, लेकिन 13 नहीं है, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। जैसे स्वयं से 1 कटता है, अभाज्य संख्या, स्वयं से 2 कटता है, अभाज्य है, ठीक है, स्वयं से 3 कटता है, अभाज्य है, स्वयं से 5 कटता है, अभाज्य है, स्वयं से 7 कटता है, अभाज्य है, स्वयं से 11 कटता है, अभाज्य है, डॉट डॉट। इसी तरीका से आगे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सहभाज्य संख्या, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट समझने से, यही जो है पॉइंट आपको याद रखना है हर परीक्षा के लिए। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो जाए, ठीक है, जैसे 2 और 3, इनका मासा 1। अब कहोगे मासा कैसा, कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई भी भाग जो है एक दूसरे में नहीं जा रहा हो, या इनका मासा, या कहें कि कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों को नहीं काट रही हो, वो हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 5 हो गया और 5 7 लिख दो, ठीक है। जैसे 11 लिख दिया और 11,20 लिख दो। कोई भी संख्या इनमें ऐसी नहीं है कि ये इसे काट दे और ये इसे काट दे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ठीक है। संपूर्ण संख्या, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जिनका योग जो है योग करने पर वे स्वयं कट जाएं, ठीक है, उसी संख्या से कट जाएं, और इनके बीच में सभी अपवर्तक जितने भी आए वो उससे कट जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 28 लिख दिया। अब 28 को हम 28 और इसे जोड़ें दोनों को, 28 कितना हो गया। अब इनके गुणनखंड देखेंगे, अपवर्तक का मतलब ये 28 किस किस से कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये जा करके 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से कट जाएगा और कितने से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, नहीं 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। अब इन सभी को हम जोड़ें, ठीक है। जोड़ने के बाद हम देखेंगे देखो संपूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग हम कर दें तो हमेशा दोगुना होता है। जैसे अपवर्तक का मतलब होता है किस किस से ये संख्या कटती है, तो जैसे 2, जैसे मान लीजिए कोई 28 संख्या है, 28 संख्या किस किस से कट जाएगी, 28 2 से कट जाएगी, और किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, और कितने से कट जाएगी, 28 संख्या 28 नहीं, छोटा ले लीजिए, 6 ले लीजिए पहले, मान लीजिए 6 देखिए 6 कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। देखिए इन सब को हम जोड़ें तो देखो दोगुना बनता है, ये 12 बन जाना चाहिए, भाई 12 बनता है, ठीक है, 12 बन जाएगा, यानी ये इससे दोगुना है। ऐसी सभी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। अगला आता है रामानुज संख्या, ठीक है। रामानुज संख्या के लिए एक संख्या है 1729 संख्या को हम रामानुज संख्या कहते हैं, केवल एक ही संख्या को
1729 संख्या को रामानुज संख्या कहते हैं। अगली बात आती है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, अभी तक आपने यही पढ़ा होगा, ज्यादातर किताबों में यही देते हैं कि ऐसी कोई संख्या जो P/Q के रूप में हो और तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। बस इतना सा पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविक बात क्या है उसे समझिए। यही से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। मैं पढ़ा तो सब रहा हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहां से आपको मैं बता देता हूँ। परमेय संख्या, चलिए मान लिया कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में होनी चाहिए, जहां P इज नॉट इजिकल टू 0, ठीक है। इतनी सी बात को आपको समझना है। यानी कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है लेकिन उसका P वाला यानी अंश वाला भाग जो है 0 नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी संख्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्याएं आपने लिखी ये वाले, ये सभी कैसी संख्या हैं? परमेय संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी लिखी आपने? ये, तो इसमें 0 भी आ गया, 0 आ गया, तो 0 आप यहां से देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहां से 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये भी संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए पूर्णांक आपने कहां लिखा था? पूर्णांक ये है पूर्ण संख्या या पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका ये हो गया, तो 0, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक भी हमारे, ठीक है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये 9 तक, ठीक है, पूर्णांक। तो ये भी हमारी जो है सभी संख्याएं जो है आपकी क्या कहलाएंगी? हाँ, परमेय संख्याएं होंगी। अब इनसे हटकर के कोई संख्या है, इनसे हटकर के कोई संख्या है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरमेय। इसमें लिखा नहीं है, समझ लीजिए, अपरमेय हो जाएगी वो संख्या। कैसी हो जाएगी? अपरमेय। जो कैसी नहीं होगी? जो P/Q के रूप में नहीं होगी, ठीक है। P नॉट इजिकल टू इसका 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या है। तो नेक्स्ट बात आती है इसमें स्थानीय मान। स्थानीय मान तो जो संख्या जिस अंक पर है वही उसका स्थानीय मान है, ठीक है। जैसे हम लिखें 5, 5 का स्थानीय मान 5 होगा। अगर यहीं पर आ जाए 100, केवल 15, मान लीजिए 115 आ जाए, 115, अब 115 में 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। अब आ जाए 511, तो 5 का 5 और 100, 500 के नंबर पर है, ठीक है। 5 कितने नंबर पर है? 511 लिखेंगे तो 511, तो 5 जो है 100 वाले स्थान पर है, तो डबल 0 लगा दो। ये स्थानीय मान है, जो उसका स्थान होता है उसका मान स्थानीय मान। जाति मान क्या होता है? जाति मान को विशेष रूप से समझेंगे कि जाति मान में क्या हो जाता है, वो संख्या का नाम लिख देते हैं, वही आपका जाति मान है। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 810, 810 कोई संख्या है 810, 810 में 8 का जाति मान बताइए, तो जाति मान 8 हो गया। और स्थानीय मान पूछता है तो 800 हो गया। स्थानीय मान क्या हो गया? 800, ठीक है। अगली बात आती है, ठीक है, विभाज्यता नियम। हम एक नजर में देखेंगे बहुत जल्दी स्पीड से, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। विभाज्यता नियम, 2 से भाज्य संख्याएं आप सभी जानते हैं, मैंने तो केवल एक बार रिवाइज कराया है आपको। जो संख्या इकाई का अंक क्या होना चाहिए उसका? हाँ, 0, 2, 4 होना चाहिए। 3 से भाज्य संख्या वे संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी जो अंकों का योग जो है प्लस करेंगे हम तो 3 से कट जाना चाहिए, वो 3 से विभाजित। 4 से विभाजित होने के अंकों के 4 से विभाजित होना चाहिए। इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? इकाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए तो हम समझ लेंगे कि वो संख्या 4 से विभाजित है। देखिए इकाई का अंक सम 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, 0 हो अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है? ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 से विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम
6 से विभाजित संख्या मानेंगे। 7 से विभाजित संख्या मोस्ट है, इसे समझना। 7 से विभाजित संख्या इकाई के अंक में 2 से गुना कर दें। इकाई के अंक में कितने से गुना कर दें? 2 से गुना कर दें, और शेष जो संख्या बची है उसे घटा दें। उसे घटा दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। अब कहोगे 7 से विभाजित हो जाएगी, रूल तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि कैसे हो जाएगी। ठीक है, हम आपको वो भी बताते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 133, कोई संख्या है 133। अब 133 में देखो इकाई का अंक कितना हो गया? इसमें इकाई का अंक हो गया 3, और 3 में कितने का गुणा कर दें? 2 का, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब शेष कौन सी संख्या बची इसमें से? इसका तो उपयोग हो गया है ना, यहाँ बचा 13, तो 13 में से कितना? 6 घटा दिया जाए। 13 में से 6 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 7। तो अर्थात ये संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, अगला पॉइंट है 8 से विभाजित का रूल क्या होगा? तो 8 सैकड़ा, यानी इकाई से बनी हो तो इकाई, इकाई और दहाई से बनी हो तो इकाई दहाई। ठीक है, या इकाई से ही मिल जाए, और 3 संख्याओं से बनी है इकाई दहाई सैकड़ा, तो तीनों में भी हम देख सकते हैं, या तो इकाई या दहाई या सैकड़ा, तीनों को लेकर के भी कर सकते हैं, से बनी संख्या, ठीक है, 8 से विभाजित हो जाए। कितने से विभाजित हो जाए? 8 से। तो देखिए जैसे कोई संख्या मान लीजिए 8, तो बताइए 8 से विभाजित होगी? हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। फिर देखिए 8 88 है, ये बताइए ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है, और दूसरी बात दूसरा भी 8 है। तीसरा 888, तो इसमें भी देखिए इकाई का अंक ये भी तीनों ही 8 हैं। पहले एक होना चाहिए, एक न हो तो दोनों होने चाहिए, दोनों न हो तो तीनों होने चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अगर तीनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब भी वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल एक ही है, सभी अंकों का योग कर दें। 9 से जो संख्या पूछी हो कि जैसे कि ये संख्या 9 से विभाजित है, जैसे हम आपको बताते हैं छोटी सी संख्या 27। अब इसके अंकों का योग किया हमने, अंकों का योग किया तो 9 हो गया। तो बताइए 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अंकों का योग कर लें, उसमें 9 का भाग दे दें, अगर जाता है तो ठीक है। 10 से विभाजित होने वाली संख्या जिसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, जिसके पीछे 0 लगा होगा वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 11 से विभाजित होने वाली संख्या, 11 से विभाजित होने वाली वही संख्या 11 से विभाजित होंगी जिनमें क्या है रूल? देखिए रूल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 121, ठीक है, जिसे आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। देखिए समझिए 121 11 से विभाजित हो जाएगी या नहीं? जिसके विषम स्थान, सम और विषम स्थानों का अंतर, ठीक है, अंतर 0 हो, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि देखिए सम 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, तो इसमें सम विषम हमने आपको पढ़ाई दी है। तो पहला और फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, देखो 1 + 1, और इसमें बीच में क्या बचा? 2, तो इसे जोड़ेंगे, ये भी 2 हो गया, इसे जोड़ेंगे 2, इसे घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, क्या बचा? 0। या तो 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए। जैसे एक और संख्या देख लीजिए, एक और देख लीजिए 1331, क्या हो जाएगा? 1331। अब देखिए इसमें दो एक एक छोड़ करके एक ये और फिर अगला है ही नहीं, तो यानी 1 + 3, इसे भी जोड़ें। दूसरा है 3, ये वाला जोड़ेंगे, 3 + 1, ये में से 4 घटाएंगे तब भी 0 आ जाता है। 0 आ जाए या आ जाए 11, तो वो संख्या हमेशा कितने से विभाजित हो जाएगी? वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा लगा हो ये चैप्टर आपको तो लाइक कर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी सारे टॉपिकों को कंप्लीट करवा करके जो टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करा दिए जाएं। ठीक है, एक वीडियो को बार बार देखिए आप, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक ठीक हो जाए। धन्यवाद।